एक बार एक सीआईडी के तहत मैं एक कार की धुलाई व साइकिल के पंचर ठीक करने की दुकान पर काम करने लगा। काम करते करते मुझे 3 महीने हो गए। एक दिन रात को मैं दुकान पर अकेला बैठा था और दुकान का मालिक कहीं गया हुआ था। तभी एक लड़की मेरे पास आई और बोली, आप चलिए मेरे साथ। मैंने हैरान होकर पूछा, कहाँ और आप हैं कौन? उसने जवाब दिया, मैं सामने के मकान में रहती हूँ। हाँ वो तो ठीक है, पर आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और चाहती हैं कि मेरी शादी उनके सामने हो जाए। प्लीज़ आप चलिए और उनके सामने मुझसे शादी कर लीजिए। यकीन मानिए नकली शादी होगी, असली शादी नहीं होगी। मैं हैरान होकर बोला, कोई ज़बरदस्ती है? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी दादी की एक ही इच्छा है, वो बहुत बीमार है। प्लीज़ एक छोटा सा नाटक ही तो करना है। तुम जाओ यहाँ से, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, कुछ भी। देखिए मेरे लिए जीने और मरने का प्रश्न है। अगर आप नहीं चले तो मैं आपको शूट कर दूंगी। ये कहकर उसने गन निकाल ली। ऐसा नहीं कर सकती हो तुम, मैं ऐसा ही करूंगी। मैंने कहा, ना, ये मेरी दादी की अंतिम इच्छा का प्रश्न है। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए, नाटक ही तो करना है। सिर्फ उनको दिखाने के लिए शादी करनी है। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यहाँ कोई और है नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करती। मैंने छीना झपटी करके उससे रिवॉल्वर छीनने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने बंदूक कभी मुझ पर और कभी खुद पर तान ली। उसका कहना था कि अगर आप नहीं चले तो या तो मैं खुद मर जाऊंगी या आपको मार दूंगी। प्लीज़ चलिए, वो गिड़गिड़ा रही थी। और एक समय ऐसा आया जब वो बहुत भयानक गुस्से में आ गई। उसने एक फायर भी किया हवा में। अब मैं मजबूर था। उसने मेरी पीठ में रिवॉल्वर लगा रखी थी और मुझे धकेलते हुए अपने घर की तरफ लेकर गई। मेरी कार धुलाई की दुकान वैसी ही सोनी थी और वह बिना मालिक के सोनी ही पड़ी रही। मकान के नाम पर 2 कमरे थे। घुसने के साथ ही बड़ा कमरा था जिसमें टूटे फूटे पलंग पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी जो उस लड़की को भयानक गालियां दिए जा रही थी। अरे करमजली, तू क्यों नहीं मर गई उन लोगों की जगह? तुझे ब्याह दूं तो मुझे चैन आए। मेरा भगवान के घर से बुलावा तभी आएगा जब तुझे ब्याह दूंगी। उसकी अमानत उसे सौंप दूं तो चैन आना है। अरे नागिन, सबको खा गई, क्या मुझे भी खाएगी? ब्याह कर ले, मेरा पीछा छोड़। भगवान मौत भी नहीं देता, ना जाने कब पीछा छोड़ेगी। दादी की गालियां सुनकर मैं हैरान था। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने अब कुछ हरकत बंद कर दी थी। अम्मा, ये आ गए और देखो हम शादी भी कर रहे हैं। उसने झटपट पास रखे झोले में से माता जी की चुनरी निकाली और सिर पर डाली और बुढ़िया से बोली, देखो मैं तो तैयार भी हो गई। बुढ़िया ने गौर से देखा। ठीक से दिखाई नहीं देता था शायद, पर उसकी आंखों में तो जैसे चमक आ गई। तू आ गया बेटा, ब्याह कर ले बेटा, तो मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। अरे हवन कहाँ है? आग तो जला। उसने तुरंत चूल्हे में से लकड़ी निकाली। हवन कुंड कहाँ था? वहां 2 ईंट रखी और उस पर लकड़ी रखकर जला दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी रिवॉल्वर मेरे से हटी नहीं थी और मैं मूर्खों सा जो हो रहा था उसे देख रहा था। शायद दिमाग काम नहीं कर रहा था इस विचित्र परिस्थिति में। आग जली, हमने फेरे किए। अम्मा ने गले में से पड़ी माला निकाली और उसका हाथ मेरे हाथ देकर कन्यादान किया। उसके बाद वो बहुत ही निश्चिंत होकर सो गई। ये सब होने के बाद उस लड़की ने मेरे हाथ जोड़े और कहा, अब आप जा सकते हैं। क्या था ये जो करीब 20 मिनट में मेरे साथ घट गया था? कैसे मैं उसके कमरे से निकला और वापसी अपनी दुकान पर आकर बैठ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने कितनी देर तक बैठा बंसी झिझोड़ रहा था, समीर भैया हवा टाइट कर दो, ठेके पर जा रहे हैं। रास्ते में अगर ससुरी ने धोखा दे दिया तो बड़े फजीता हो जाएगा। मैं तो जैसे होश में नहीं था। अब मुझे भयानक गुस्सा आ रहा था। इसी से बोला, कहाँ जा रहे हो? सुन, ठेके पर। और कहाँ? आज तो मुझे भी चलना पड़ेगा शायद। अरे शायद, पक्का चलो ना, हम तो रोज कहते हैं तुमसे, तुम ही नहीं मानते। चलो, 1 से भले 2, आज तो पीने का मजा भी आएगा। और भी ना जाने क्या क्या कहता रहा।
मैं उसके साथ शराब की दुकान पर चला गया और उसी ने जब मंगानी शुरू की, ना जाने कितने पेग पिए। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब होश आया तो बुढ़िया की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वह आधे अधूरे कपड़ों में एक कोने में दोनों पैरों के बीच में सिर डालकर बैठी थी। या सो रही भी मेरा सिर चकरा गया था। मैं उठा, अपने कपड़े पहने, मटके में से पानी लिया और मुंह धोया। उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। दुकान पर आकर मूड़े पर बैठ गया और शाम की बातें याद करने लगा। दिमाग पर जोर देने पर बस इतना ही याद आया कि बंसी बड़ी मुश्किल से मुझे टांग कर दुकान पर छोड़ गया था। और फिर ये याद आया कि मैं उससे कह रहा था कि तुम्हें करना था वो तुमने कर लिया, अब तुम रस्म को निभाने की मेरी बारी है। वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी। फिर मैं उसकी कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मैं अपने होश में नहीं था और उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। महीने में जितनी जानकारी मैं जुटा सकता था होटल पर दबिश देने के लिए काफ़ी थी। बहुत सारे अनैतिक कार्य हो रहे थे वहाँ और अंडरवर्ल्ड से भी काफ़ी जुड़ाव था। मैं 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट आगे पहुंचा चुका था। आज ये घटना घट गई थी। मुझे अपने व्यवहार पर बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं ऐसा कैसे हो सकता था? क्या किया ये? क्या कर दिया? मेरी भेजी हुई रिपोर्ट का जवाब मिला कि हमें सिर्फ होटल मालिक को नहीं, पूरे गिरोह को पकड़ना है। तो अब मुझे उस होटल में जाकर काम करना होगा। बॉस मेरे काम से काफ़ी खुश थे। साइकिल की दुकान पर नया प्लेसमेंट हो गया था और मैं पूरी तरह से अपना लुक करके होटल में नौकरी करने पाने में सफल रहा। इंटरव्यू के समय थोड़ी सी इंग्लिश की बदौलत मेरी हैसियत बेटर से ज़्यादा भी धीरे धीरे सब सेट होने लगा था। होटल जैसे कि बाहर से दिखाई देता था वैसा ही अंदर से भी था। जानने वाला ही समझ सकता था कि वहाँ क्या क्या हो रहा था, पर सब कुछ अच्छा था। बहुत जल्दी मैंने नब्ज पकड़ ली और रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। होटल में आए करीब 5 महीने हो चुके थे। मैं होटल से बाहर भी नहीं निकलता था। दिन भर काम के बाद वहीं के सर्वेंट रूम में सो जाता था। कभी कभी मेरा प्लेसमेंट जो पंचर की दुकान पर था आ जाता था और थोड़ी बात हो जाती थी। एक शाम को होटल के कॉरिडोर में दिखाई दिया। मैंने इशारे से उससे पूछा कि इस समय यहाँ कैसे? उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और तेजी से निकल गया। मैं होटल के मैनेजर को कुछ जरूरी काम है का हवाला देकर 1 घंटे की छुट्टी लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर ऑटो किया और हमारे मिलने की निश्चित जगह पर पहुंच गया। हमारे बॉस पहले से ही वहां थे। ऑपरेशन कल ही था, जिसकी जानकारी देने और रूपरेखा समझाने के लिए हमें बुलाया गया था। सब कुछ निश्चित हो जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम आज शाम को कैसे गए? वो बोला आज तो मेरी दुकान की छुट्टी हो गई है। मैंने पूछा कैसे? वो मेरी दुकान के सामने एक घर है ना, झोपड़े जैसा, वहाँ कोई बूढ़ी मर गई है। आज ना जाने कितने दिनों बाद मुझे उसकी याद आई। मुंह से ओह निकला, पर उसके सामने कोई भाव व्यक्त नहीं किए। मैं सोच रहा था कि जिस दादी की इच्छा के लिए उसने उस दिन वो सब कुछ किया था वही आज नहीं रही थी। अब वो क्या करेगी? मैंने पूछा और कौन रहता है उस घर में? बोला उस दादी की एक पोती है जो सुबह सुबह फूलों की दुकान लगाती है मंदिर के बाहर, और तो कोई नहीं रहता वहाँ। क्या प्रेग्नेंट है? हाँ, बड़ी दुखियारी है बेचारी। आप भी तो जानते होंगे जब आपका प्लेसमेंट था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। सुबह ही ऑपरेशन था और बहुत सी तैयारियां करनी थी। ऑपरेशन उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सभी अधिकारियों ने जीत का सेहरा मेरे सिर पर ही बांधा। बहुत बड़े अपराधी को पकड़ा था और बहुत से हथियारों के बाद मादक ड्रग्स का भी जखीरा पकड़ा था। और ये बहुत बड़ी बात थी कि पूरा गैंग एक ही जगह पर था जिसकी कई वर्षों से तलाश थी। आज वापसी थी। एक छोटे से गेट टुगेदर बाद मुझे अपने शहर लौटना था। बहुत अच्छी पार्टी के बाद मेरा ड्राइवर कार में सामान रख रहा था। सभी से बाय बोलने के बाद हम निकल गए। पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटता जा रहा है। दिल में बहुत जोर से दर्द हो रहा था। मन कर रहा था कि बुक्का फाड़ कर रो लूं। क्या करूं क्या नहीं, डिसीजन नहीं हो पा रहा था, पर आखिर में दिल जीत गया। मैंने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा। लोकेशन बताते हुए मैं उसके घर पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दरवाज़ा खोला। पहचान नहीं पाई। बोलिए क्या काम है?
मैंने उसकी ओर देखा और नज़र अंदर घुमाई कि कुछ जरूरी सामान हो तो एक अटैची के अलावा सब फालतू था। अटैची में भी क्या था मुझे नहीं पता था, पर अटैची उठाई, उसका हाथ पकड़ा और खींच कर लाकर कार में बिठा दिया। वो चिल्लाती रही। ड्राइवर से कहा, चलो मैं पीछे ही बैठ जाता हूँ। वो डर रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और कहा, गन पॉइंट पर लेना, सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता। मैं तुम्हें नहीं, अपने होने वाले बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। वो इस नर्क में जन्म नहीं ले सकता। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अवाक से मेरा मुंह देखते रह गई, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। 6 घंटे के सफ़र में उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सुबह सुबह हम लोग आगरा पहुँचे। ये तो तय था कि घर नहीं ले जा सकता था। ऑफिस के ही मेरे रूम में उसे बिठा दिया। दिन भर ऑफिसर सर से बात करके मेरे लिए अलॉट हुआ क्वार्टर उसका रैन बसेरा बना दिया। उसे वहाँ शिफ्ट करके मैं घर चला आया, जहाँ माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। माँ के ढेर सारे सवालों का जवाब देकर इतने शौक से बनाए हुए उनके खाने को खाकर मन तृप्त हो गया। थोड़ी देर उनकी गोदी में सर रखकर लेटा रहा। फिर जब लगा कि माँ को नींद आ रही है तो उन्हें उनके कमरे में छोड़कर मैं सोने गया। बिस्तर पर लेटते ही वो याद आ गई। क्या कर रही होगी वो? नया शहर, नए लोग, नई भाषा, किसी को जानती भी नहीं। अकेली लड़की कुछ सिहरन सी हो आई। आज तो खाने का काम ऑफिस से हो गया था, पर मुझे पता था कि सुबह को चाय के लिए दूध के पैसे भी उसके पास नहीं होंगे। चाय बनाने का भी राशन उसके पास नहीं था। कुछ सोचकर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठा और बाइक लेकर निकल गया। क्वार्टर पर जाकर बेल बजाई। बड़ी पूछताछ के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें देखकर लग रहा था शायद रात भर सोई नहीं है, और आंखों के आसपास की सूजन से उसके रोने का प्रमाण भी मिल गया। रास्ते से जो थोड़ा बहुत सामान मैंने खरीदा था वो उसे दिया, और चाय और थोड़ा नाश्ता उसके सुपुर्द किए, और कुछ रुपए भी दिए। बिना बात किए मैं वहाँ से निकल गया। घर पहुँचा तो माँ चिंता में टहल रही थी। इतने दिनों बाद आया और फिर सुबह सुबह बिना बताए कैसे चला गया। उन्हें कुछ बहाना बनाकर शांत किया। सुबह के कामों से निवृत्त होकर ऑफिस टाइम पर निकल गया। दोपहर तक बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। लंच टाइम में फिर उसकी चिंता सताने लगी। बॉस को बोलकर गाड़ी लेकर पहुंचा। इस बार आसानी से दरवाज़ा खोल दिया। उससे पूछा, खाना खाया? तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। फिर मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और पास के ही मॉल में लेकर गया। कपड़े, गैस, चूल्हा, बर्तन, घर की जरूरत का सामान, राशन सब कुछ दिलवा दिया। वापस आते हुए एक डॉक्टर के क्लिनिक पर गए। डॉक्टर ने चेक करके कुछ टेस्ट लिखे जो मॉर्निंग में करवाने थे। वापस उसे क्वार्टर पर ड्रॉप किया। अगले दिन जांच के लिए जाना था। 1-2 दिन इन सब में ही बीत गया। डॉक्टर ने डिलीवरी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बताई थी। दवाइयाँ शुरू हो गई थी। अब 1-2 दिन में एक राउंड लगा लेता। 12 महीने और बीत गए। मेरी माँ सीधी सादी महिला होती तो शायद छुपा भी लेता, पर प्रिंसिपल रह चुकी मेरी माँ से ये राज ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। शाम को जब मैं उसके रूम में गया, माँ पहले से ही वहाँ बैठी थी। वो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। अब मैं क्या करता? एक सांस में मैं माँ को सब कुछ बताता गया। माँ ने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जिससे मैं हिल गया और वो रोने लगी, जो ये था कि इस बात की क्या गारंटी है इसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। इतना सब कुछ चलता जा रहा था कि इस बारे में मैं कुछ सोचने को मुझे समय ही नहीं मिला, पर उसके आंसू उसकी बेबसी चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि बच्चे का बाप मैं ही हूँ। उसने कहा, आप चेकअप करवा लीजिए। ऐसी जांच होती है जिससे माँ बाप का पता लगाया जा सकता है। मैंने पहली बार उसके मुंह से कोई सेंसिबल बात सुनी थी जिससे ये पता चला कि वो शायद थोड़ी बहुत एजुकेटेड भी है। स्थिति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आया था, पर वैसे ही क्वार्टर में रह रही थी मैं और माँ घर पर। अब माँ और मेरे बीच अनकहा सा अबोला आ गया था। मैंने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, पर जानता था कि उनका दिल टूट गया है। एक स्त्री के अपमान से और उन्हें धोखे में रखने से उन्होंने मुझसे हमेशा एक विश्वास की ही तो चाहत की थी, जो मैं बरकरार नहीं रख पाया। सब कुछ सामने आने के बाद मैं थोड़ा सा उसके प्रति लापरवाह भी हो गया था। इस
बार एक हफ्ते बाद उसके क्वार्टर जा रहा था। मेरी गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसने दरवाज़ा खोल दिया, जैसे मेरी ही राह देख रही थी। अस्त व्यस्त चेहरे पर ढेर सारा दर्द। मेरे पूछने पे कहने लगी, 2 दिन पहले तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसके पास मेरा नंबर भी नहीं था, और होता भी तो फ़ोन कहीं से करती। उस घर में फ़ोन भी तो नहीं था, तो इसलिए अकेले ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर दवाई लेकर आई थी। डॉक्टर ने उसे एडमिट होने की सलाह दी थी, परंतु मुझे बिना बताए वो एडमिट नहीं होना चाहती थी, इसलिए सिर्फ दवाई लेकर आ गई थी। बहुत जल्दी जल्दी उसने ये सब बताया। बोलने में उसकी सांसें फूल रही थी। मैं तुरंत उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। 8वां महीना लगा था और उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने एडमिट करके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। अब माँ को बताना जरूरी हो गया था, तो उन्हें फ़ोन किया। वे सुनते ही हॉस्पिटल आ गई। 2-4 दिन लगे उसे ठीक होने में। कमजोरी बहुत थी। वैसे तो मेरी माँ इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, परंतु उसकी हालत देखते हुए उसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए माँ ने की डिसीजन लिया और उसे अपने साथ घर ले आई। माँ और उसकी हेल्प के लिए एक आंटी लगा दी और एक कमरा उसे दे दिया था। वो दिन भर उसी में रहती, शायद मेरी जाने के बाद बाहर निकलती भी हो, पर एक ही घर में उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। 1 महीना बहुत कठिनाई से बीता। एक रात माँ ने मुझे झिंझोड़ कर उठाया। रीता को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मैं तैयार था उसके लिए। उसको तुरंत गाड़ी में बैठाया। 7-8 घंटों के इंतजार के बाद एक बेटा और एक बेटी हमारे आंगन में आ गए। बच्चों को देखने के बाद तो माँ की सोई हुई ममता जाग उठी थी। बार बार उन्हें चूमती, कभी मेरे सर पर हाथ फेरती तो कभी उसको सहलाती। अब अबोला था तो हम दोनों के बीच अब भी वो मेरी उपस्थिति से सहम जाते और मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश करता। पहले प्यार में मिले धोखे के बाद मैंने शादी ना करने का निर्णय लिया था, और माँ का सबसे बड़ा प्रयास था कि मैं शादी कर लूँ। शादी इस प्रकार होगी ये नहीं सोचा था। यह अब माँ अपनी ज़िंदगी में मस्त, क्योंकि उनके खेलने के लिए खिलौने जो आ गए थे। कोई क्या बात कर रहा है उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी इस शहर में माँ को किसी से कोई लेना देना नहीं था। जो जानने वाले थे उन्हें बता दिया था कि एक सादे समारोह में शादी हो गई है। बच्चे 3 महीने के हो गए थे और मुझे अचानक एक ऑपरेशन पर चेन्नई जाना पड़ा। तब तक वो माँ से खुलकर नहीं, पर थोड़ी बहुत बातें करने लगी। इस तरह के ऑपरेशन पर जाते हैं तो घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब भूल जाते हैं। हमें बस हमारा टारगेट याद रहता है। इस दौरान में परिवार में क्या हो रहा है ये फिक्र हम नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों की शादियां बेहद उलझी हुई होती हैं। इस बार का ऑपरेशन छोटा ही था, 1 महीने में ही कंप्लीट हो गया था। आज वापसी थी। मैं कार के बाहर देख रहा था। मुझे एक एक करके माँ, रीता और बच्चे याद आने लगे थे, और याद आया माँ का वो चेहरा जिसमें वो मुझे पसंद नहीं करती। ये साफ दिखता था। शोभा और मैं स्कूल से साथ ही थे, कॉलेज में एडमिशन भी साथ में लिया। मेरा दिन भी और रात भी वही। उसके अलावा कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं था। इतना मुझे पता था, मेरे मम्मी पापा मेरी खुशी के लिए कभी शोभा को ना नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आंख में दिखती थी, और शोभा की तो हर बात में मुझे मेरे लिए प्यार ही प्यार दिखता था। मैंने कभी इसके अलावा किसी और लड़की के सपने में भी नहीं देखे थे। फिर क्या हुआ, एक RI लड़के के आते ही उसके परिवार वालों ने उसे क्या समझाया कि उसने एक झटके में ही रिश्ता तोड़ लिया। मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। 2 दिन में शादी करके उस अनजान लड़के के साथ 7 समंदर पार चली गई, और मैं गिड़गिड़ाता ही रह गया। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। मैं पागलों जैसा हो गया था। मुझे ना खाने का होश था, ना सोने का, ना पढ़ने का, ना घर पर जाने का। एक बार नशे में धुत रोड पर बेहोशी की हालत में मिला था। जब सुबह होश में आया तो पापा को टूटते हुए पाया। इस कदर सदमा लगा कि 2 दिन बाद वो अपने ऑफिस की चेयर पर डेड मिले। उसके बाद माँ थी और बस मैं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना खत्म हुआ हो और मैं भयानक नींद से जागा हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल पाया। वो तब जब शायद माँ ने पापा की मौत के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया था। बड़ी मुश्किल से माँ से जुड़ पाया था, वो भी एक शर्त पर कि पापा का सपना पूरा करूँगा और कभी माँ का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं CID पुलिस ऑफिसर बनकर पापा का सपना तो पूरा कर चुका था, पर कुछ बाकी रह गया था।
मैं भारी मन से घर से जा रहा था। दरवाज़ा खोला, मेरी चाबी मेरे ही पास रहती थी। माँ के कमरे में झांक कर देखा, वो सो रही थी। रीता वाले कमरे में आंटी बच्चों के साथ सो रही थी। रीता कहाँ है? शायद मेरे कमरे में। उलझा हुआ सा अपने कमरे में गया, वहां देखा मेरे बिस्तर पर एक अजनबी सोया हुआ था। रीता पास में बैठी थी, उसकी उंगलियां उस अजनबी के बालों में थी और वो भी कुर्सी के हत्थे पर सर रखकर सो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। असमंजस में था, किससे पूछता। काफ़ी लंबा समय सफ़र करके आया था, तो इस स्थिति में भी नहीं था कि सबको जगाऊं और इस बारे में पूछूं। इसलिए हॉल में आकर सोफे पर सो गया। सुबह माँ की आवाज़ से नींद खुली। वो मुझे बड़े प्यार से उठा रही थी। सच में ऐसा लगा कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। बाकी लोग सो रहे थे। माँ ने चाय बनाई और मुझे लेकर बाहर झूले पर आ गई। मेरी आंखों में तैर रहे सवालों के जवाब देने की उत्सुकता उनको मुझसे ज़्यादा थी। उन्होंने जो बताया वो ये था कि मेरे जाने के करीब 7 दिन बाद हरिद्वार से फ़ोन आया, जो रीता के लिए था। फ़ोन सुनने के बाद रीता बिल्कुल अधीर हो उठी थी। वो उनके अमृतसर जाने के लिए अनुमति मांग रही थी। मैंने कहा, इतने छोटे बच्चों को साथ लेकर ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो तुम्हें करने जाना है? कहने लगी, माँ जी, मेरे जीवन का यही एक उद्देश्य है। प्लीज़ मुझे मत रोकिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहा, बिना विजय से पूछे मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ? तो वो बहुत गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, आप बच्चों को रख लीजिए, आरती आपके साथ रहेगी, मैं जल्दी से जल्दी लौट आऊँगी। मुझे इसका ऐसे अकेले जाना सही नहीं लगा और तू भी नहीं था, इसलिए डिपार्टमेंट में फ़ोन करके गाड़ी मंगाई, जिसमें मैं, रीता, नैनी दोनों बच्चों को लेकर गए। वहाँ कहाँ जाना था ये तो मुझे पता नहीं था। वहाँ पहुँचे तब ड्राइवर को इसने बताया कि वहाँ के पुलिस स्टेशन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मुझे भी कुछ नहीं मालूम माँ जी। जब हम वहाँ पहुँचे तब इसने किसी लेटर का जिक्र किया जो कि हरिद्वार के उसके किसी फूल वाली आंटी के पते पर आया था। तब जाकर पता चला इसने कुछ लोगों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी और ये फूल वाली आंटी से संपर्क करती रहती थी और हमारा फ़ोन नंबर इसने वहाँ दे दिया था। पुलिस वालों ने बताया कि 4 लोगों में से किसी एक का पता लगा है जो हॉस्पिटल में एडमिट है। ये तो खुशी से बौर आ गई। तुरंत हम लोग वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुँचे, जहाँ ये मिला, जिसे दूर से देखते ही ये प्राण छोड़कर भागी और उससे लिपट कर रोने लगी। वो भी उतना ही अधिक अधीर होकर इससे मिला। मैं बड़ी उत्सुकता से माँ को देख रहा था। वह इसका भाई सुधीर है, विनय। केदारनाथ की जो त्रासदी हुई थी उसमें इसके पिता, माता, एक बहन और 2 भाई सभी हादसे के शिकार हो गए थे। दादी की बीमारी के चलते ये नहीं गई थी। उन सभी में सिर्फ यही बचा था। ये भी कोमा में था। इतने समय से अमृतसर कैसे पहुंचा इसे कुछ पता नहीं। अभी कुछ समय पहले जब उसे होश आया तब इसने अपने पते बताए। जवाब नहीं मिला तो मिसिंग कंप्लेंट के आधार पर रीता को इन्फॉर्म किया गया। अच्छे घर की लड़की है रीता। विनय बस परिस्थितियों के बोझ की मारी है। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। अंदर गया तो सुधीर जाग चुका था। 21-22 साल का लड़का, बहुत ही मासूम सा था वो। मुझे नमस्ते किया तभी रीता भी कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी कि मैं क्या रिएक्ट करता हूँ। ये जानने की उत्सुकता थी या अपने भाई को मुझसे मिलाने की खुशी पर वो कुछ बोल नहीं पाई। सुधीर ही बोला। उसने मुझे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाया। रीता उसे हमारी शादी की परिस्थितियों के बारे में बता चुकी थी। वो मुझसे धन्यवाद दे रहा था कि मैंने जैसे ही वो शादी निभाई, हमारी शादी का सच भी वो उसे बता चुकी थी। वो चाहता था कि मैं कुछ समय और रीता का ख्याल रखूं, तब तक वो अपने शहर जाकर सब अच्छे से जमा ना ले और फिर रीता को भी लेकर जाना चाहता था अपने शहर, मतलब हरिद्वार। नहीं, हम लोग इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से। सब अच्छे से जमाने का क्या मतलब है, मैंने पूछा। तो इसके जवाब में दोनों भाई बहनों ने आंखों ही आंखों में बातें की, जैसा क्या छुपाएं और क्या बताएं। रीता ही बोली, मैं बहुत छोटी थी, 2 साल की, तभी माँ अचानक डिलीवरी में सुधीर को जन्म देकर चल बसी। उसकी देखभाल के लिए आई नई माँ एक बेटे और एक बेटी की माँ बनी।
जाहिर सी बात है मेरी हैसियत एक नौकरानी से ज़्यादा नहीं थी। साथ ही साथ वो दादी के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, क्योंकि दादी हमेशा पहली माँ की ही बड़ाइयाँ करती, जो उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। होना तो ये चाहिए था कि दादी मुझसे प्रेम पूर्वक रहती, परंतु वह तो और चढ़ती तेरे कारण जल्दबाजी में इसको ब्याह कर लाना पड़ा था। बचपन में ही मेरे पास वाले रामधन जी के बेटे से सगाई पक्की कर दी, पर यह तो मेरी जिद थी कि मैं पढ़ाई पूरी करूंगी फिर शादी करूंगी। माँ को क्या आपत्ति थी, घर का पूरा काम हो जाता था। वो अपनी छोटी बेटी पर काम का जरा भी बोझ नहीं डालना चाहती थी, पर सुधीर रीता को समझता था। पिता को किसी से कोई लेना देना ही नहीं था, और ऐसे में एक बार दादी ने जिद कर ली कि दादाजी की अस्थियां विसर्जित करके आओ, और दादी की देखभाल के लिए नीता को छोड़ पूरा परिवार यात्रा पर निकल गया। त्रासदी के बाद करीब 1 साल तक दादी पोती ने उन लोगों का रास्ता देखा जहां हो सके जानकारी निकालने की कोशिश की। अखबारों में इश्तेहार दिया, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली के हर बड़े शहर में मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई, और कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। और बीमार दादी को छोड़कर मैं भी कहाँ चली जाती। जिस परिवार में रिश्ता हुआ था उनसे उम्मीद थी, पर वह तो और अधिक निश्चित दिखाई पड़ते थे, और जैसे सारी प्रॉपर्टी के हकदार मेरी हो जाने का उत्सव मना रहे हैं। दादी बिल्कुल इस सच को स्वीकार करने की उपस्थिति में ही नहीं थी कि पूरा परिवार नहीं रहा। इसी के चलते उन्होंने मुझे लेकर हरिद्वार जाने का निर्णय लिया। पर तब रामधन जी अड़ गए, कहने लगे, अगर आप इस तरह जाओगे तो मैं मेरे बेटे की सगाई किसी और से कर दूंगा। दादी को तो धुन सवार थी, अतः रामधन से बोली, मेरे होने वाले दामाद को हमारे साथ भेज दो। और हाँ, सारे प्रॉपर्टी के कागजात रामधन जी को दिया और उनसे कहा, मेरी बेटी की शादी तेरे बेटे से ही होगी, बस मुझे अपने परिवार को ढूंढ कर लाओ। उन्हें लग रहा था ऐसा करने से वो अपने बेटे को हमारे साथ ही भेजेंगे। उस समय उन्होंने ऐसा ही किया। सारी प्रॉपर्टी और जरूरी कागजात रामधन जी को देकर उनके बेटे को साथ ले हम लोग हरिद्वार की ट्रेन में बैठ गए। 2-3 स्टेशन तक वो साथ ही था, फिर अचानक से गायब हो गया। मैं समझ गई थी कि वो वापस चला गया है, पर दादी ये मानने को तैयार ही नहीं थी। इसके बाद हरिद्वार में कुछ दिनों तक होटल में रहे। पास के पैसे खत्म होने पर वो किराए का कमरा लिया। शुरू से अंत तक दादी को लगता था कि वो वापस आ जाएगा। उस दिन दादी की तबीयत बहुत खराब थी। जिस दिन मैंने आपको कमरे में ले जाने की जिद की थी, वो पागलों जैसी हो गई थी। तुम्हारे पास गन कैसे आई? इतने दिनों में मैंने पहली बार उसे इतना बोलते हुए सुना था। हरिद्वार में आने के बाद दादी चाहे जब उन लोगों को ढूंढने निकलने को बोलती, साथ में मुझे भी जाना पड़ता। कई प्रकार के लोगों की आंखों का सामना करना पड़ता था। कई बार अपरिहार्य स्थिति का भी सामना करना पड़ा। एक रात जब हम दोनों घाट पर से आ रहे थे तो हमारे घर की थोड़ी दूर पर एक होटल के बाहर कुछ लोग आपस में लड़ रहे थे। मैं और दादी गाड़ी के पीछे हो गए। उन्होंने गन भी निकाली और चिल्लाई भी। एक व्यक्ति को शूट भी किया और फिर गन वहीं फेंक कर भाग गए। मैंने उठा ली और अपने पास रख ली। तुम्हें डर नहीं लगा? कभी गलती से चल जाती तो? कैसे चल जाती? वो तो खाली गन है। क्या? हे भगवान, मतलब मैं एक खाली गन के चक्कर में स्वाहा हो गया? मैंने अपना सिर पकड़ लिया। कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद सुधीर बोला, आप निश्चिंत रहिए, दीदी को अपने साथ ले जाऊंगा। तभी माँ आ गई। माँ ने कहा, अब बाकी बातें बाद में, अभी सब नहा लो, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। नाश्ते के बाद मैं उसे बाजार लेकर गया। कपड़े, जूते, फ़ोन दिलाए। वहाँ से हम मेरे ऑफिस में इत्मीनान से बैठे। फिर मैंने कहा, सुधीर अब बताओ, जैसे ही तुम्हें होश आया तुमने क्या किया? मैंने घर पर फ़ोन लगाया पर किसी ने नहीं उठाया था। फिर पास में भी रामधन चाचा के यहाँ फ़ोन लगाया पर रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन रख दिया। अच्छा ये बताओ, रामधन किस प्रकार का व्यक्ति है और तुम्हारी क्या प्लानिंग है? वो एक दबंग टाइप का व्यक्ति है। पापा तो उसे कभी भी पसंद नहीं करते थे, पर दादी के पुराने रिलेशन होने की वजह से बचपन में ही दीदी की सगाई कर दी थी। मुझे लगता है वहाँ जाकर पुलिस की मदद लेना पड़ेगा। मतलब तुम ये मानते हो कि तुम अकेले वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, लगता तो ऐसा ही है। ठीक है, अभी तुम कमज़ोर हो, थोड़े दिन आराम करो, बच्चों के साथ एंजॉय करो, मैं कुछ प्लान करता हूँ।
ठीक है, आपके वैसे ही बहुत सारे एहसान से हम पर। देखो जी, जो भी हो मेरी पत्नी है, हमारी रिलेशन जो भी है, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। वैसे तुम कहाँ तक पढ़े हो? मैंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है सर, पर मेरे और दादी के डॉक्यूमेंट भी वही हैं। एक बात बताओ, तुम मुझे सर कहोगे, फिर क्या कहूँ? जैसा तुम ठीक कहो। समझो, मैंने कुछ सोच कर कहा। 8 दिन लगे मुझे पूरी प्लानिंग करने में और सुधीर को सेटल करने में। अब वो ठीक था, इन दिनों में वहाँ वह माँ के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी थी। अब तो थोड़ा किचन में भी काम करती थी। काफ़ी दिनों के बाद माँ को खुश देख रहा था। 8 दिन बाद मैं और सुधीर प्लेन से इंदौर पहुँचे। सुधीर को होटल में छोड़ा, टीम पहले से तैयार थी। हम लोगों ने रामधन जी के घर पर इनकम टैक्स की रेड डाली, जिसमें नकदी जेवर एवं कई सारी प्रॉपर्टीज के अनेक लोगों के नाम पर कागजात जब्त किए। सूची बनाते समय कई दूसरों लोगों के पेपर भी निकले। वो गिड़गिड़ाने लगा। एक अलमारी से रीता और सुधीर की प्रॉपर्टी एवं एजुकेशन के कागजात भी मिल गए। आय से अधिक इनकम का केस था। रीता की माँ की ज्वेलरी ना मैं पहचानता था ना सुधीर। अब रीता की आवश्यकता पड़ी तो माँ को कॉल किया। अगले दिन माँ रीता, नैनी, आरती दोनों बच्चों को लेकर आ गई। कार एयरपोर्ट पर भेज दी थी। आगे लेने गया ऑफिसर बैठा था। कार के एक तरफ से आरती उतरी, एक तरफ से माँ। दोनों ने एक एक बच्चे को ले लिया और आखिर में वो उतरी। ग्रीन कलर की साड़ी, लंबी चोटी गजरा, माँ का सोने का नेकलेस, हाथ भरकर चूड़ियाँ, एक और गहना पहना था, मंगलसूत्र। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट बहुत हसीन लग रही थी। आज मेरी उस पर से आंखें क्यों नहीं हट रही थी? ज्वेलरी, मकान की चाबी, प्रॉपर्टी के कागजात, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स सब लेकर रामधन जी को उनकी जगह पर पहुंचाकर हम सब रीता के घर गए। घर खोलने के बाद वहाँ के ऑफिसर को सफाई का जिम्मा दे दिया। बहुत ही सुंदर मकान था। कुछ लोकल रिश्तेदार मिलने भी आग पहुंचे थे। सबसे मिल मिलाकर हम होटल पहुंचे। सुधीर कह रहा था कि अब मैं और दीदी यहीं रह जाते हैं। मैंने पूछा, और फिर क्या करोगे? सुधीर ने कहा, मतलब तुम्हारी दीदी, बच्चों और तुम्हारा खर्चा भी तो लगेगा। मैं कोई जॉब कर लूँगा। फिर क्या करोगे? सुधीर ने हैरान होकर पूछा। फिर मतलब? मैंने कहा, कुछ समय बाद तुम शादी करोगे, तुम्हारी बीवी आएगी, तब क्या करोगे? तुम्हारी दीदी 2 बच्चों को अकेले पाल लेगी। लोगों का क्या जवाब दोगे? किसके बच्चे हैं? कौन पिता है? मुझे पता है, अभी तक तुमने सभी लोगों के सामने मुझे सर कहा है। तुम्हारी दीदी की मांग में सिंदूर है और बच्चों के बाप का नाम भी भविष्य में जरूरी हो जाएगा, तब क्या करोगे? और मैं इतने छोटे बच्चों को माँ से अलग नहीं कर सकता। और तुम्हें लगता है रामधन चुप बैठेगा? कुछ समय बाद बाहर आ जाएगा और वह कुछ भी कर सकता है। मेरी सारी बात सुनकर मैं बोला, फिर? अब वो सच में चिंतित था। इन सब मामलों में वो तो कुछ भी नहीं बोल रही थी। ना जाने किस सोच में गुम थी। उसने अपने आप को परिस्थितियों के हवाले कर दिया था। जो हो रहा था उसे होने दे रही थी। अब मैंने कहा, मैं मकान को साफ करवा कर किराए पर चढ़वा दूंगा। प्रॉपर्टी के कागजात और ज्वेलरी सब लाकर में रख देते हैं। जो जरूरी है उसे लेकर अभी आप सब दिल्ली जाइए। मुझे यहीं से एक ऑपरेशन के लिए निकलना है। सुधीर ने चिंतित होकर पूछा, मैं वहाँ क्या करूँगा? मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक काम फिक्स कर दिया है। मेरा असिस्टेंट तुम्हें बता देगा। वो दोनों मेरा मुंह देख रहे थे। समय समय पर यहाँ आते रहना, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए इन दोनों को रात की ही फ्लाइट से बुकिंग करवा दी थी और वो वापस चली गई। जाने से पहले वो मेरे कमरे में आई थी, पर कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप चली गई। इस बार का ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक था। 2 गोली लगी थी मुझे, एक हाथ में और एक बिल्कुल दिल के पास। आज ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुई थी। 3 महीने बाद घर पहुंचा था। अब तो घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया था। माँ बच्चों में व्यस्त रहती थी और वो घर को संभाले हुए ऊपर के कमरे में सुधीर एडजस्ट हो गया था। उसको जॉब भी अच्छी लग रही थी। मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। मैं खुद नहीं सोच पा रहा था कि मुझे हुआ क्या है। एक समय था जब घर में मैं और माँ बस 2 जन ही रहते थे, और अब रीता, दोनों बच्चे, सुधीर, नैनी, आरती, भरा हुआ परिवार लगता है। ऐसा लगता था जैसे एक फैमिली पूरी हो गई हो, पर इसमें मैं मिसिंग था।
अब जब रीता की नज़रें मेरी तरफ उठती थी तो उनमें एक सवाल होता था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था और मैं कतरा कर निकल जाता था। एक दिन माँ ने मेरी क्लास ले ली। कहने लगी, इसकी क्या गलती है, तू उसे लाया, तेरे सुंदर सुंदर 2 प्यारे बच्चे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, उसे और अपने आप को किस बात की सज़ा दे रहा है। मैं माँ की बात का कोई जवाब नहीं देना चाहता था, पर माँ जिद पर अड़ गई तो मैंने गुस्से में कह दिया कि माँ, अपने बच्चों को लाना था तो उसे लाया था, बस, मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। जवाब देकर पलटा तो दोनों भाई बहन दरवाजे पर खड़े थे। नीता की आंखों से जहां अविरल आंसू बह रहे थे वहीं सुधीर हक्का बक्का खड़ा था। दोनों चुपचाप पलटकर चले गए। अगली सुबह नींद देर से खुली। घर में बहुत शांति थी। माँ हॉल में चुपचाप सिर पकड़कर बैठी थी। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने गुस्से में मुंह फेर लिया। आरती ने बताया, सुधीर और रीता दोनों बच्चों को लेकर चले गए हैं। एक लेटर भी दिया जिसमें लिखा था, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था। परिस्थितियों के साथ कुछ उम्मीद मैंने ही पाल ली थी। अभी बच्चों को मेरी ज़रूरत है। जब मेरे बिना रहने लायक हो जाएंगे तो मैं आपके पास लौटा दूंगी। पूरे 6 महीने बीत गए उनको गए हुए। इस बार दिल्ली में ठंड ज़्यादा थी। मुझे ऑफिस में ही काम करना होता था। लास्ट ऑपरेशन के बाद मुझे बाहर नहीं भेजा जा रहा था, इसलिए टाइम से घर पहुंच जाता था। काश कहीं से उसकी कोई खबर मिल जाए। पता ही नहीं चला कब वो मेरी ज़रूरत बन गई थी। बच्चों को भी मिस करता था। ये ज़रूर था कि मैंने उन्हें कभी गोद में नहीं लिया था क्योंकि मुझे डर लगता था, पर मेरे सामने थे। मैं उन्हें देखकर सुकून मिलता था और मैं उसी से खुश था। क्या आप लोग इसका आगे का पार्ट सुनना चाहते हैं? कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।